हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर कीजिएगा। दोपहर का वक्त था। माही अपने सेमिनार के लिए धारावी आई हुई थी, जिसके साथ उसके कुछ कलीग भी आए हुए थे। जब माही का फ़ोन बजने लगा, उसने देखा उसे चित्रांग कॉल कर रहा था, जिसे देखकर माही के होठों पर एक मुस्कान आ गई और वो कॉल अटेंड करते हुए बोली, हेलो। जब दूसरी तरफ से चित्रांग बोला, क्या बात है, आवाज़ बड़ी सुरीली लग रही है तुम्हारी। माही चित्रांग की बात पर अपनी आंखें रोल करते हुए बोली, जनाब मैं यहाँ पर भजिया तले नहीं आई हूँ, काम करने आई हूँ, इसलिए क्या बात है बोलो वरना रखो। जिसे सुनकर चित्रांग की गहरी सांस भरकर बोला, अच्छा ठीक है, तुमने अपना लंच किया, ऑलरेडी 2 बज गए हैं। जिस पर माही अपना सिर हिलाते हुए बोली, हाँ मैंने करने वाली थी। माही अभी बात कर रही थी जब उसके कलीग ने उसे आवाज़ लगाई। जिस आवाज़ को सुनकर माही सिर घुमाकर देखने लगी तो एक आदमी खड़ा हुआ था, जिसे देखकर माही बोली, हाँ बोलो प्रीतम। जिस पर प्रीतम फ़ोन की तरफ इशारा करते, तुम बात कर रही हो शायद। प्रीतम के इशारे पर माही फ़ोन की तरफ देखते हुए 1 मिनट का फ़ोन कान में लगाते हुए बोली, चित्रांग मैं थोड़ी देर में लंच कर लूँगी, तुम भी अपना लंच कर लो। जब दूसरी तरफ से चित्रांग उसकी बात को इग्नोर करते हुए, वो लड़का कौन है। जिसका जवाब में माही एक नज़र प्रीतम को देखने के बाद, मेरा कलीग है, अस्पताल में साथ में काम करते हैं, मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करती हूँ ना, बाय। इतना कहकर माही ने कॉल कट कर दिया और प्रीतम की तरफ देखते हुए बोली, क्या बात थी। माही की बात सुनकर प्रीतम एक नज़र वहाँ पर काम कर रहे लोगों की तरफ देखने के बाद बोला, मुझे ज़रा पर्सनल बात करनी थी। माही को प्रीतम की ये बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन फिर भी वो अपना सर हिलाते हुए उसके साथ एक रूम में चली आई, जहाँ पर काफ़ी सारे सामान रखे हुए थे। प्रीतम माही के पीछे आते हुए दरवाज़ा बंद करने लगा, जिसे देखकर माही उसे रोकते, दरवाज़ा क्यों बंद कर रहे हो। जिस पर प्रीतम अपना सिर नहीं में हिलाते हुए बोला, दरवाज़ा बंद नहीं कर रहा था, बस लगा रहा था। ये कहते हुए प्रीतम ने बिना कुंडली के दरवाज़ा लगा दिया और माही के सामने आकर खड़ा हो गया। माही उसे देखते हुए क्या बात करनी थी। जिसके जवाब में प्रीतम माही को अपने इंटेंस भरी आंखों से देखते हुए बोला, 2 साल पहले जब तुम हॉस्पिटल में आई, तुम्हें देखते ही तुम पर फ्लैट हो गया था। मैं तुम्हारे केबिन में अक्सर स्नैक्स और फ्लावर्स रखता था, जिन्हें तुम डस्टबिन में डाल देती थी, लेकिन फिर भी मैंने ये करना नहीं छोड़ा। फिर कुछ समय बाद मैंने तुम्हें उस चित्रांग के साथ देखा। ऐसा क्यों? मुझे रिजेक्ट करके उसे एक्सेप्ट क्यों किया? प्रीतम की बातों को सुनते माही को अब थोड़ा अजीब लगा। उसे ऑटोमेटिकली अंदर से कुछ गलत होने की बुरी वाइब्स आने लगी, जिस कारण माही उसे अवॉइड करने की कोशिश करते हुए, ये बातें बहुत पुरानी हो गई है प्रीतम, इन सब बारे में बात कर कुछ नहीं होगा, हमें चलना चाहिए। ये कहते हुए माही जाने लगी, जिसे देखकर प्रीतम उसके हाथ को कसकर पकड़ उसे दीवार से लगाते उसके बिल्कुल नज़दीक आकर, बात पुरानी नहीं है, कुछ ही वक्त तो हुआ है, तुमने मुझे ऐसे अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया जैसे मैं तुम कोई दूध में गिरी मक्खी हूँ, और तुम रहती हो इन सब बातों को करके कुछ नहीं होगा। इतना इंतज़ार किया मैंने इस वक्त का। ये कहते हुए प्रीतम माही के दोनों हाथों को दीवार से लगा उसके करीब आया, जिसे देखकर माही गुस्से से चिल्लाते हुए, प्रीतम तुम हद पार कर रहे हो, छोड़ो मुझे। माही के चिल्लाने पर प्रीतम उसके मुँह पर हाथ रखते हुए अपना एक पैर उसके पैर के बीच में रखते हुए बोला, हद, ये होता है हद, तुम मुझे बताओगी। जिसे देखते हुए माही प्रीतम को खुद से दूर करने लगी तो प्रीतम अपना सर नहीं में हिला, मुझे तुम्हारा ये जिस्म बहुत पसंद है, जब भी देखता हूँ ना पूरे शरीर में झंझनाहट से महसूस होती है, बस एक बार चखने दो, मैं तुम्हें खुश कर दूंगा। प्रीतम के नीच भरी बातों को सुनते हुए माही को बहुत गुस्सा आने लगा और वो जैसे उसके लोअर रीजन पर मारने के लिए अपना पैर ऊपर करने लगी तो प्रीतम उसके कमर को कसकर पकड़ते हुए बोले, ट्राई भी मत करना वरना तुम्हें दर्द होगा। प्रीतम की तेज पकड़ को अपने कमर पर महसूस कर माही की आंखें डर से बड़ी हो गई। वो अपने हाथ को इधर उधर काटने लगी। जब उसके हाथ में वहां पर गिरे सिलिकॉन का बोतल आ गया, जिसे उठाकर उसने जोर से प्रीतम के माथे पर मारा, जिससे प्रीतम की पकड़ उससे छूट गई। माही उसके खुद से दूर जाते ही खुद को संभालते हुए वहां से घबराहट में भागने लगी। तब प्रीतम उसे पीछे से कमर से पकड़ते हुए अपने साथ पीछे खींचते हुए बोला, इतनी भी क्या जल्दी है, तुमसे प्यार से कह रहा हूँ साथ दो तो तुम तो मारपीट पर तुली आई हो। प्रीतम के पीछे से पकड़ने पर माही ने बहुत जोर से प्रीतम के मुंह पर कोहनी से मार, जिससे प्रीतम ने उसे छोड़ दिया तो माही गुस्से से प्रीतम को घूरते हुए बोले, तुमसे सारे हिसाब बराबर करूंगी। प्रीतम अपने नाक से निकल रहे खून को साफ करते हुए अपना सिर हिलाकर बोला, और तुमसे सारे हिसाब मैं अभी बराबर करूंगा। ये कहते हुए प्रीतम माही की तरफ बढ़ा, जिसे देखकर माही दरवाज़ा खोलते हुए, तुम्हें तो छोड़ूंगी नहीं। ये कहते हुए माही जल्दी से बाहर निकली और बाहर की तरफ भागी तो प्रीतम भी उसके पीछे भागा और उसे लोगों के सामने आने से पहले उसके मुंह पर हाथ रख उसे पिलर के पीछे खींच लिया। माही प्रीतम के हाथ को अपने मुंह से हटाने लगी, जिस पर प्रीतम उसके पेट पर एक मुक्का जड़ते हुए बोले, चुप रहो। प्रीतम के अचानक पेट पर मुक्का मारने पर माही को अपनी आंखों के सामने अंधेरापन सा महसूस हो और वो अपने पेट में बेतहाशा दर्द महसूस कर पा रही
थी। माही अपने आप को होश में रखने की कोशिश करने लगी, लेकिन यह उसके बस में नहीं था। जब उसकी आंखों के सामने अंधेरापन सा छा गया और वो वहीं पर बेहोश हो गई। प्रीतम माही के बेहोश होने पर तिरछा मुस्कुराते उसे अपने बाहों में उठा पिलर से बाहर निकाला। तब उसके सामने माही की एक फ्रेंड आ गई और माही को बेहोश देखकर बोली, इसे क्या हुआ? उस लड़की को देखकर प्रीतम के दांत आपस में कसकर और नाटक करते हुए, पता नहीं, मैंने देखा तो यहीं पिलर से लग कर खड़ी हुई थी और अचानक बेहोश हो गई। जिसे सुन वो लड़की जल्दी से बोली, इसे जल्दी से वार्ड में लेकर चलो, शायद लंच न करने की वजह से चक्कर आ गए हैं। उसकी बात सुनकर प्रीतम ने अपना सिर हिलाया और माही को देखते उस लड़की के पीछे वार्ड की तरफ चला गया। इधर चित्रांग मित्तल इंडस्ट्री में अपने केबिन में बैठा माही के सरप्राइज के बारे में सोच रहा था। बार बार उसके होठों पर मुस्कान आ रही थी। जब कशिश अंदर आते हुए, चित्रांग तुम राशि को संभालिए कहते हुए उसकी नज़र चित्रांग के मुस्कान पर गई, जिसे देखकर कशिश उसके सामने आते हुए, इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो? कशिश के सवाल को सुनकर चित्रांग अपने शीन्स में आते हुए अपना सर नहीं में हिला कर बोला, मैं कहाँ मुस्कुरा रहा हूँ? चित्रांग के साफ झूठ पर कशिश अपनी गोद में बैठी राशि की तरफ इशारा करते हुए बोला, राशि से पूछ लो, तुम मुस्कुरा रहे थे? जिसे सुन चित्रांग हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, माही कह रही थी कि वो कल जब अपने सेमिनार से वापस आएगी मुझे ये सरप्राइज देगी, बस इसी बारे में सोचकर मुस्कुरा रहा था कि उसका सरप्राइज क्या होगा। चित्रांग की बात सुनकर कशिश 2 मिनट सोचने के बाद में, कहीं तुम फादर तो नहीं बनने वाले हो ना? कशिश की बात सुन चित्रांग बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखते हुए बोला, ये आप क्या कह रहे हो? मैं तो बस अपना ओपिनियन रख रहा था, क्योंकि जब मीरा प्रेग्नेंट थी तब उसने मुझे ऐसे ही सरप्राइज दिया था। कशिश ने अपनी बात रखी, जिसे सुनकर चित्रांग अपने दिल में गुदगुदी महसूस होने लगे और वो खुद से बड़बड़ाने लगा, क्या मैं फादर बनने वाला हूँ या कोई और बात है? ऐसा नहीं होगा। अगर होता तो माही मुझे ज़रूर बताती। यह सोचते हुए चित्रांग कशिश के ध्यान को अपनी तरफ करते हुए बोला, अब उसका सरप्राइज क्या है कल पता चलेगा, मैं राशि को पकड़ लूँ। जिसे सुनकर कशिश अपना सिर हिला चित्रांग कर राशि को देते हुए बोला, वो नीरज आया है, उसके साथ मुझे मीटिंग करनी है, तब तक तुम इसे संभाल लो। जब चित्रांग के केबिन का दरवाज़ा खुला और नीरज अपनी गोद में अभिमन्यु को लेकर अंदर आया, अभिमन्यु को देखते ही राशि ने कसकर चित्रांग को पकड़ लिया और अभिमन्यु राशि को देखने लगा। वहीं कशिश अभिमन्यु को देखते हुए नीरज से बोला, आज तुम्हारा असिस्टेंट नहीं आया? कशिश की बात सुन नीरज अपनी आंखें रोल करते हुए बोला, उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है ना, चेकअप के लिए हॉस्पिटल गया है, इसलिए आज उसने छुट्टी मारी है। नीरज की बात सुन कशिश अपना सिर हिला चित्रांग की तरफ देखते हुए बोला, इसे भी संभाल लेना। कशिश की बात पर चित्रांग ने अपना सिर हिला दिया तो नीरज अभिमन्यु को सोफे पर चित्रांग से बोला, इसे बुक्स दे देना, ये पढ़ता रहता है। नीरज की बात सुन चित्रांग उसकी तरफ हैरान से देखते हुए बोला, इतना छोटा बच्चा बुक्स पढ़ता है? अभिमन्यु चित्रांग की बात सुनकर बोला, यस मुझे आता है, मेरी मम्मा ने सिखाया है। अभिमन्यु के जवाब को सुनकर कशिश उसे घूरते हुए बोला, किस करना भैया तुम्हारी मम्मा ने सिखाया है? कशिश की बात सुन नीरज उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, एक बात बताओ, तुम अपनी वाइफ को गुड बाय या गुड नाइट किस नहीं देते क्या? नीरज के सवाल पर कशिश अपना सर नहीं में हिलाते हुए बोला, हम बच्चों के सामने ऐसी हरकत नहीं करते। अभिमन्यु कशिश की बात सुनकर उसे एक नज़र देखने के बाद राशि को देखते हुए तिरछा मुस्कुरा दिया तो राशि घबराहट में इधर उधर देखने लगी। वही कशिश के जवाब को सुनकर नीरज अपना सिर हिलाते हुए बोला, समझ गया, इसलिए तुम्हारी बेटी बहुत इनोसेंट है, तो चलो हमें मीटिंग के लिए चलना है, वरना पूरा दिन यहाँ आर्गूमेंट में निकल जाएगा। जिसे सुनकर कशिश ने अपना सर हिला दिया और नीरज के साथ केबिन से बाहर चला गया। उनके जाने के बाद चित्रांग राशि के लाकर सोफे पर बैठाते हुए बोले, राशि बच्चा तुम अभी भैया के साथ रहो, मैं आप दोनों के लिए टॉय लेकर आता हूँ और खाने के लिए कुछ स्नैक्स, झगड़ा नहीं होना। इतना कहकर चित्रांग बिना राशि की बात सुन केबिन से बाहर चला गया। अब केबिन में सिर्फ अभिमन्यु और राशि थे। राशि अभिमन्यु की तरफ एक नज़र देखकर सोफे से उतरने लगी तो अभिमन्यु उसके हाथ को कसकर पकड़ते हुए बोला, स्टॉप इट। जिसे देखकर राशि घबराहट और अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करते हुए छोलो। राशि के लाल घबराए हुए चेहरे को देखकर अभिमन्यु उसके हाथ को छोड़ते हुए ओके। अपने हाथ को रिहा पाकर राशि जल्दी से सोफे से उतरने लगी, लेकिन सोफा ऊंचा था जिस कारण राशि उतर नहीं पा रही थी और उसे ऊंचाई से डर लगता था। राशि नीचे कारपेट को देखते हुए अभिमन्यु की तरफ देखने लगी, जो कि अपने दोनों पैरों को क्रॉस करे अपने गाल पर हाथ रखे राशि को देख रहा था। अभिमन्यु की तीखी आंखों से खुद पर महसूस करके राशि को डर लगने लगा, वो इधर उधर देखने लगी। तभी अभिमन्यु उसकी तरफ आते हुए बोला, उतरना है।
अभिमन्यु को अपनी तरफ आता हुआ देखकर राशि पीछे से सरकते हुए बोली, नहीं। राशि को पीछे जाता हुआ देख अभिमन्यु उठकर खड़ा हो उसके पास आकर बोला, व्हाट इज योर नेम? अभिमन्यु को अपने पास देखकर राशि धीरे से बोली, राशि। राशि को अपनी बात को समझता हुआ देख अभिमन्यु उसके सामने बैठकर बोला, फ्रेंडशिप करोगे? जिसके जवाब में राशि अपना सर नहीं में हिलाकर बोली, नहीं। राशि नहीं पर अभिमन्यु की आंखें छोटी हो गई और उसे घूरते हुए बोला, वाई? जिसका राशि ने कोई जवाब नहीं दिया तो अभिमन्यु उसके हाथ को कसकर पकड़ते हुए बोला, क्यों फ्रेंडशिप नहीं करोगी? अभिमन्यु के हाथ को पकड़ने पर राशि घबराकर उसकी तरफ देखते हुए हाथ छुड़ाने लगी, लेकिन अभिमन्यु छोड़ने को तैयार नहीं था। जिसे देखकर राशि ने रोना शुरू किया। जिसे रोता हुआ देखा होकर अभिमन्यु थोड़ा इरिटेट होते हुए बोला, स्टॉप इट। अभिमन्यु के चिल्लाने पर राशि एकदम से चुप हो गई। फिर अभिमन्यु की तरफ देखते हुए फिर रोने लगी तो अभिमन्यु उसे धमकाते हुए बोला, किस कर दूंगा। अभिमन्यु की धमकी को सुन राशि को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो बस रोने में बिजी थी और वो रोते हुए कह रही थी, अभी अभी लिद्दम। उन सब नाम को सुनते हुए अभिमन्यु की पकड़ राशि के हाथ पर और मजबूत हो गई। जब वहां पर 2 सिक्योरिटी गार्ड आ गए और वहीं पर खड़े हो गए। उन दोनों सिक्योरिटी गार्ड को देखकर अभिमन्यु ने राशि से कहा, चुप रहो, रोना मत, मैं कुछ नहीं करूँगा। अभिमन्यु की बात सुन राशि चुप हो गई तो अभिमन्यु उसके हाथ को छोड़ दिया और चुपचाप राशि को देखने लगा। इंदौर मध्य प्रदेश। रियो विप्लो और हिमांशु को छोड़ने के बाद घर पहुंचा तो पाया लिविंग हॉल में आरोही और अखिलेश जी बैठे बात कर रहे थे। आरोही को अपने घर में देख रियो का दिमाग खराब हो गया, लेकिन वह बिना कुछ कहे अपने कमरे की तरफ जाने लगा। जिसे देखकर अखिलेश जी बोले, राघवेंद्र। अपने रियल नाम को सुन रियो रुककर राघवेंद्र जी की तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ पापा? जिसके जवाब में अखिलेश जी उठते हुए आरोही की तरफ इशारा करके बोले, आरोही कह रही थी कि कुछ महीने उसे यहीं रहना है तो घर में बैठे बैठे बोर हो जाएगी, इसलिए तुम गिटार बजाना अच्छा जानते हो, हम सिखा दो, मैं ज़रा साइड होकर आता हूँ। इतना कहकर अखिलेश जी बिना रियो की बात सुन चले गए। जिन्हें जाता हुआ देख रियो एक गहरी सांस लेकर आरोही से बोला, अचानक तुम्हें हो क्या गया है? जिस इंसान को तुम्हें देखना तक पसंद नहीं था और तुम उससे सिंगिंग सीखना चाहते हो? रियो के सवाल पर आरोही जूस पीते हुए उनकी तरफ देखकर बोले, क्योंकि मैं तुमसे फ्रेंडशिप करना चाहती हूँ और अक्सर डैड कहते हैं कि हम एक बार में किसी को जज नहीं कर सकते, उसे थोड़ा वक्त देना चाहिए। आरोही की बात सुन रियो अपनी आईब्रो चढ़ाते हुए बोला, अच्छा तुम्हारे डैड ने पहले ये दिमाग वाली बात है तुम्हें नहीं बताया? जिसे सुनकर आरोही छोटा सा मुँह बनाते हुए, अच्छा जो भी तुम्हारे साथ बदतमीजी मैं मैरिज हॉल में किया था उसके लिए एक बार फिर से सॉरी, आई एम सॉरी। ये कहते हुए आरोही ने अपने कान पकड़ लिए। जिसे देख रियो अपने आईब्रो चढ़ाते हुए बोला, अच्छा यह नाटक कर रही है? रियो की बात पर आरोही जल्दी से अपना सर नहीं में हिलाते हुए, बिल्कुल नहीं, मैं क्यों नाटक करने लगी? जिस पर रियो अपना सर हिलाते हुए बोला, ठीक है तो मेरे कुछ रूल्स है। रूल्स वाली बात को सुनकर आरोही अपनी आंखें चढ़ाते हुए बोली, कैसे रूल्स? जिसके जवाब में रियो अपने दोनों हाथ कमर पर बंद आरोही को देखते हुए बोला, तुम्हें मेरे साथ गेमिंग करनी होगी हर रोज़ सिंगिंग के बाद, तब जाकर मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे तुम्हें और आगे तक सीखना है या फिर नहीं। रियो की बात पर आरोही कुछ पल सोचकर बोली, मतलब एक साथ 2 कप? जिस पर रियो अपना सर हिलाते हुए बोला, एग्जैक्टली, तो तुम देख लो तुम अगर कर पाओगे या फिर नहीं। जिस पर आरोही जल्दी से अपना सर हिलाते हुए बोली, तो हम शाम को रखें लाइक 6 से 8 बजे तक। आरोही की बात पर रियो कुछ पल सोचने के बाद बोला, आफ्टरनून में रखते हैं 1 बजे से लेकर 4 बजे तक। जिसे सुनकर आरोही अपना सर हिलाते हुए बोली, ठीक है मुझे मंजूर है। फिर सोफे से खड़ी होकर रियो के सामने आते हुए बोली, फ्रेंड्स। रियो आरोही के हाथ को एक नज़र देखने के बाद अपना सर नहीं में हिलाकर बोला, पहले देखते हैं कि तुम्हारी गेमिंग और आवाज़ कैसी है, उसके बाद सोचूंगा, फिलहाल निकलो मेरे घर से। इतना कहकर रियो अपने कमरे की तरफ जाने लगा। जिसे देख आरोही जल्दी से बोली, तो हम कल शुरू करेंगे। रियो अपना हाथ दिखाते हुए अपना सर हिला दिया और कमरे की तरफ चला गया। जिसके जाने के बाद आरोही खुश होते हुए बोली, चलो छुट्टी के बाद कुछ तो अच्छा करने को मिल रहा है। इतना कहते हुए आरोही महेश्वरी हाउस के लिए निकल गई। इधर चित्रांग जब बच्चे को लिए स्नैक्स लेने आया था तब उसका फ़ोन बजा और बताया गया कि माही हॉस्पिटल में एडमिट है, जिस कारण वो सीधा
धारावी के लिए निकला था। वहीं मृत्युंजय महक और बच्चों को घर छोड़कर ऑफिस के लिए निकल चुका था जब उसका फ़ोन बजने लगा। फ़ोन के रिंगटोन पर मृत्युंजय कॉल अटेंड करते हुए बोला हेलो। जब दूसरी तरफ से आवाज़ आई हेलो मिस्टर सारंग। किसी अनजान आवाज़ को सुनकर मृत्युंजय को थोड़ा अजीब लगा और वो बिना किसी भाव के बोला कौन। मृत्युंजय के कान पर दूसरी तरफ से वो शख्स हंसते हुए बोला हा 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 नहीं पहचाना मुझे, हा 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 मुझे नहीं पहचाना। जिसे सुनकर मृत्युंजय कंफ्यूज होते हुए बोला रावण की तरह हंसना बंद करो और बताओ कौन। जिस पर दूसरी तरफ से वो शख्स बोला माधव त्यागी। याद हो या भूल गया। उस नाम को सुनकर मृत्युंजय कुछ सोचने लगा और जब उसका माथा ठनका वो अपने दांत पीसते हुए बोला मुझे कॉल करने की वजह। मृत्युंजय के पॉइंट पर आने पर दूसरी तरफ से माधव बोला क्या बात है, तुम तो सीधा पते पर आ गए। तो सुनो, जो जंग अधूरी रह गई थी उसे पूरा करना है तुमसे। माधव के बात पर मृत्युंजय अपनी गर्दन हिलाते हुए बोला क्यों नहीं मृत्युंजय सारंग, कभी अपने दुश्मनों को दूसरा मौका नहीं देता, लेकिन शायद तुम्हें देकर गलती कर दी। मृत्युंजय की बात पर माधव अपने दांत पीसते हुए बोला पिछले 7 साल से तरफ रहा हूँ तुम्हें मारने के लिए, अब मौका मिला है तो मौके को छोड़ूंगा तो नहीं ना। माधव के बाद तो मृत्युंजय एक आ भरते हुए बोला खोखली धमकियों से मैं नहीं डरता, इसलिए जो करना होगा करना, कुत्ते की तरह भौंक करना, दिमाग मत खराब करना और काम होते तो मेरे पास आना। इतना कहकर मृत्युंजय ने कॉल कट कर दिया और डेविड को कॉल लगा दिया। जब दूसरी तरफ से डेविड कॉल अटेंड करते हुए बोला बीवी बच्चे हैं मेरे, ज़रा सोच समझ कर कॉल किया करो बॉस। डेविड की बात सुनकर मृत्युंजय अपने दांत पीसते बोले बीवी का तो पता है, बच्चे कब हो गए मुझे नहीं पता चला। मृत्युंजय की बात सुन डेविड थोड़ा सा खिसियाते हुए बोला क्या काम है ये तो बताओ ना। जिसे सुनकर मृत्युंजय सीरियस आवाज़ में बोला माधव त्यागी जेल से बाहर कैसे आया। मृत्युंजय के सवाल पर डेविड कुछ पर चुप रहकर सीरियस आवाज़ में बोला मैं इन्फॉर्मेशन शाम तक लेकर आता हूँ। डेविड की बात पर मृत्युंजय बिना कुछ कहे कॉल कट कर दिया और स्टीयरिंग पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए बोला तुमने अपनी सज़ा काटी है माधव, लेकिन अब मुझसे दुश्मनी करोगे तो जान से जाओगे। इतना कहते हुए मृत्युंजय की गाड़ी आकर सारंग इंडस्ट्री के सामने रुकी तो उसने देखा वहां पर काफ़ी सारे लोग धरना लगाकर बैठे हुए थे जिन्हें बॉडीगार्ड्स रोकने की कोशिश कर रहे थे। मृत्युंजय उन लोगों को देखते हुए अपनी गाड़ी से बाहर आया और एक नज़र मीडिया वालों की तरफ देखने के बाद उन लोगों की तरफ देखते हुए अपने पैंट के पॉकेट्स में दोनों हाथ डालकर बोला क्या दिक्कत है आप लोगों की। ये वही बस्ती वाले थे जिस जगह को मृत्युंजय ने खरीदा था। मृत्युंजय के सवाल पर उनमें से एक आदमी मृत्युंजय के सामने आते हुए बोला उसे बस्ती के ज़मीन को तुमने खरीदा है। जिसके जवाब में मृत्युंजय अपना सिर हिलाते हुए बोला हाँ तो वो बस्ती हमारी है, सालों से हम वहाँ है। कुछ महीने पहले तुम आकर उसे खाली करने के लिए कहोगे तो तुम्हें लगता है कि हम खाली कर देंगे, ऐसा कभी नहीं होगा, उस आदमी ने कहा। जिसे सुनकर मृत्युंजय बिना किसी भाव के उसे देखते हुए बोला ओह तो जब तुम्हारे बस्ती वालों के घर तोड़े जाएंगे तब मुझसे मत कहना, क्योंकि मैंने वो ज़मीन खरीदी है बच्चों के भविष्य के लिए, तुम जैसे भूखे नंगे को मुफ्त में बसेरा देने के लिए नहीं। वहाँ खड़ी मीडिया मृत्युंजय की पूरी बातों को रिकॉर्ड करके लाइव टेलीकास्ट कर दिखा रहे थे। जब राजीव, अमृत, शोभित सभी बाहर आ गए और राजीव मृत्युंजय के हाथ को पकड़ते हुए बोला इन सब के मुँह लगना बेकार है, चलो अंदर। राजीव की बात सुनकर मृत्युंजय उसे जैसे ही कुछ कहने वाला था कि एक बड़ा सा पत्थर उड़ते हुए आया और सीधा मृत्युंजय के सिर पर लगा, जिस कारण मृत्युंजय के माथे से खून आने लगा। जिसे देखकर सभी घबरा गए और मृत्युंजय ने अपने माथे पर हाथ रखकर देखा तो उसके हाथ खून से रंगे हुए थे। जिसे देखते हुए देखा तो एक 24 साल की लड़की गुस्से में खड़ी मृत्युंजय को घूर रही थी और उसी ने मृत्युंजय को पत्थर फेंक कर मारा था। शोभित जल्दी से अपना रुमाल निकाल मृत्युंजय के माथे पर लगाते हुए गुस्से से बोला पागल हो गए हो तुम सभी। जब वो लड़की शोभित की बात पर बोली पागल हो गए हो तुम सभी, अमीरी के नाम पर तुम्हें इंसानियत नज़र नहीं आती, जो हमारे बस्ती को उजाड़ने वाले हो तुम लोग। उस लड़की के बात पर शोभित अपने दांत पीसते हुए बोला वो ज़मीन तुम्हारी नहीं है, सरकार की है और हमने सरकार से खरीदी है, तो जो शिकायत करनी है जाकर सरकार से करो, हमसे नहीं। जो 1 महीने तुम्हें दिए गए थे वो भी रद्द किए जाते हैं। कल 1 दिन के अंदर वो बस्ती खाली करो, वरना परसों सुबह पहली किरण के साथ ही तुम्हारी बस्ती उजाड़ दी जाएगी, या फिर चले जाना जहाँ भी जाना है। शोभित की बात सुनकर लड़की अपना सिर हिलाते हुए बोली देखते हैं कैसे तुम उस लोग हमारे घर को हमसे छीनते हैं। मृत्युंजय उस लड़की की बात पर अपने गार्ड की तरफ देखते हुए बोला सबको यहाँ से दफ़ा करो, पुलिस को कॉल करो, मुझे ये जगह 10 मिनट के अंदर खाली चाहिए, अगर इनमें से कोई भी नज़र आए तो गोली मार देना। इतना कहकर मृत्युंजय उस लड़की को नफरत भरी आंखों से घूरते हुए ऑफिस के अंदर चला गया और
उसके पीछे राजीव, शोभित और अमृत भी चले आए। मृत्युंजय अपने केबिन में बैठा हुआ था। जब शोभित फर्स्ट एड लाकर उसके माथे पर बैंडेज करने लगा तो मृत्युंजय गुस्से से उस फर्स्ट एड बॉक्स के नीचे पटकते हुए बोला, वो लड़की कौन थी? बस्ती की नहीं है तो कौन है जो ये सब कर रहा है? मृत्युंजय की बात पर अमृत अपना सिर हिलाते हुए बोला, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है कि किसी ने उसे पैसे दिए थे ये सब तमाशा क्रिएट करने के लिए। मृत्युंजय अमृत की बात पर उसे देखते हुए बोला, माधव त्यागी जेल से बाहर आ चुका है। जिसे सुनकर सभी लोग उसकी तरफ हैरानी से देखते और शोभित अपना सर नहीं में हिलाते हुए बोला, ऐसा नहीं हो सकता। शोभित को पैनिक होता हुआ देखकर अमृत उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, पिछली बार फिर सिर्फ कानून सजा मिली थी, इस बार उसे रास्ते से हटा देंगे। अमृत की बात पर शोभित उन लोगों की तरफ देखते हुए बोला, वो वापस आ गया है और मैं यकीनन कह सकता हूँ कि वो गिव अप नहीं करेगा। जब केबिन का दरवाज़ा खुला तो और सुधांशु अंदर आया। सुधांशु को ऑफिस में देखकर मृत्युंजय अपनी आईब्रो चढ़ाते हुए बोला, अपना काम छोड़कर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मृत्युंजय के सवाल को दोनों सुधांशु की नज़र उसके माथे पर गई, जिसे देख वो हैरान होते हुए बोले, ये चोट कहाँ से लगी आपको? सुधांशु के सवाल पर मृत्युंजय आंखें रोल करते हुए, तुम्हारी बहन ने मारा मुझे। मृत्युंजय की बात पर सब उसकी तरफ देखने लगा। सुधांशु अपना सर नहीं में हिला, तो मेरी बहन वायलेट नहीं जानती, इसलिए उस पर दोष लगाना बंद कीजिए। सुधांशु की बात पर मृत्युंजय अपनी आईब्रो चढ़ाते हुए बोला, बहन पर भरोसा है? नहीं, तुम्हें अपनी बहन पर। जिसके जवाब में सुधांशु अपना सिर हिलाता, बेशक मुझे बहुत भरोसा है उन पर। वैसे मैं आपके बताने आया हूँ कि मैं रशिया जा रहा हूँ, तो क्या दीदी कुछ दिनों के लिए पंचोली मिशन में रख सकती है? क्योंकि सारे मेहमान कल तक चले जाएंगे और दीप भैया ऑफिस में रहेंगे और घर में ध्रुवी भाभी और माँ। सुधांशु की बात पर मृत्युंजय अपनी आईब्रो चढ़ा, तुम्हें क्या मेरी बीवी मर्द लगती है? मृत्युंजय की बात पर सुधांशु अपना सिर हिलाते हुए बोला, पहले जब हमारे घर में थी तब तो थी वो पापा के सपोर्टर, अब आपके घर में जाकर क्या हो गई ये नहीं पता। सुधांशु के जवाब को सुनकर मृत्युंजय इरिटेट होते हुए, तुम तो कभी सारंग भी लगा कर नहीं रहे और ना ही अपनी बीवी को जाने दिया, तो तुम मुझसे उम्मीद क्यों रख रहे हो कि मैं उसे जाने दूंगा क्योंकि हमारी नई शादी हुई है? सुधांशु ने जवाब दिया, जिस पर मृत्युंजय बोला, हाँ मेरी भी नई शादी हुई है। शोभित ने देखा तो मृत्युंजय कैसे बातों में बिजी, तो उसने चुपचाप मृत्युंजय के जख्म को साफ करते हुए उसके माथे पर बैंडेज लगा दिया। और सुधांशु मृत्युंजय के बाद तो अपना सर नहीं में हिलाते हुए बोला, आपको जरा भी शर्म नहीं है ना? सुधांशु के सवाल पर मृत्युंजय अपना सर नहीं में हिलाकर बोला, आज सुबह ही लेकर आया हूँ, मेरी बीवी को फिर से नहीं जाने दूंगा, मुझे नींद नहीं आती उसके बजाय। जिसे सुनकर सुधांशु चीखते हुए बोला, अभी नहीं जा रहा हूँ मैं, 1 हफ्ते बाद जा रहा हूँ। जिस पर मृत्युंजय अपना सिर हिलाते बोला, ठीक है, सोचता हूँ, मैं विचार करके बताऊँगा। और कोई काम था? मृत्युंजय के सवाल पर सुधांशु अपना फ़ोन निकाल मृत्युंजय को देखते हुए बोला, बहुत सारे सवाल हैं इस जैसे। मृत्युंजय ने थोड़ा रिलैक्स होकर कहा। जिसे सुनकर सुधांशु मृत्युंजय की तरफ देखते हुए एक कदम पीछे होकर बोला, भैरवी परिवार से आपकी दुश्मनी किस लिए है? सुधांशु के सवाल को सभी लोग उसकी तरफ देखने लगे और मृत्युंजय की आंखें डार्क हो गई और बुरी तरीके से सुधांशु को घूरने लगा। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।